दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अंततः अभी संपन्न हुए 3 राज्यों का मतदान, असम, केरल और पुडुचेरी। असम की 126 विधानसभा सीट, केरल की 140 विधानसभा सीटें और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। आने वाले 23 अप्रैल को तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और फिर पश्चिम बंगाल में 2 चरण में 23 और 29 अप्रैल को। दोस्तों, इनमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका नहीं है, सीमित भूमिका है, या फिर आप कह लीजिए कि उन राज्यों के चुनाव परिणाम का राहुल गांधी के पीएम एम्बिशन पर, प्रधानमंत्री पद की संभावना पर 2029 में उतना महत्व नहीं है। इसलिए नहीं है महत्व मित्रों, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही छोटी पार्टी है। पुडुचेरी बहुत ही छोटा राज्य है। अगर पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन या तमिलनाडु में कांग्रेस का गठबंधन यदि सत्ता में आता भी है तो भी राहुल गांधी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां तक सवाल 2029 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी केरल, असम में चुनाव हार गई, संभावना है सरकार में आने की, केरल में, असम में भी थोड़ी बहुत संभावना है, कोई चमत्कार हो तो कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। पश्चिम बंगाल में कोई संभावना ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन मित्रों, एक बात है कि यदि कांग्रेस केरल, असम में सत्ता में आती है और ममता बनर्जी को कांग्रेस रोकने में कामयाब हो जाती है, मतलब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी यदि ममता बनर्जी को अपने बलबूते पर बहुमत पाने से रोकने में सक्षम हो पाती है, तो ही राहुल गांधी के लिए 2029 का लोकसभा चुनाव निष्कंटक होगा। अदरवाइज आप एक बात तय मानकर चलिए कि राहुल गांधी के रास्ते में सबसे बड़ी कांटा, यदि राहुल गांधी असम के साथ केरल भी हार गए और पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही रहा, यदि 2021 के विधानसभा चुनाव के तरह ही कांग्रेस पार्टी मात्र 3% वोट और 0 सीटें पे कांग्रेस अगर अटक गई, ममता बनर्जी की सरकार अपने बलबूते बन गई, ममता बनर्जी चुनाव जीतने में कामयाब हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा सेटबैक राहुल गांधी के लिए होगा। क्यों होगा? आप इस बात को समझने के लिए मित्रों कुछ दिन, 1 महीने के अंदर के कुछ घटनाओं को मैं आपको केवल याद दिलाना चाहूंगा। महीने भर के अंदर क्या हुआ है कि आप देखिए गौर से, अखिलेश यादव देश में सबसे बड़े राज्य में विपक्ष का चेहरा है, मतलब उत्तर प्रदेश में विपक्ष का चेहरा मतलब अखिलेश यादव। 37 लोकसभा सीटें उन्हें मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। आज अखिलेश यादव राहुल गांधी के जितने नजदीक नहीं है, उससे ज्यादा नजदीक ममता बनर्जी के हैं। सच है या गलत है? दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार चली गई, लेकिन आप इतना याद रखिए मित्रों कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी भी दिल्ली में दूसरे नंबर की पार्टी है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी वह पार्टी है मित्रों जो कांग्रेस पार्टी की 3-4 राज्यों में संभावनाओं को लगातार चकनाचूर कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हुई है आम आदमी पार्टी, भले ही 2%, 3% वोट काट लेना, वो वोट किसका कटता है? कांग्रेस का कटता है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, ये उत्तराखंड, मित्रों ये 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी के निशाने पर राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। आप जब से आम आदमी पार्टी बनी है 2013 से लेकर अब तक, इन 13 वर्षों के अंदर आप आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की गतिविधियों का अगर सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं तो आपको संकेत एक ही निकल कर आएगा
कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की दुश्मन नंबर 1 बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है। आप लोग किस हद तक सहमत है कमेंट करके बताइएगा। मित्रों, यहां तक कि ममता बनर्जी के लिए भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बड़ी चुनौती है। आप याद रखिए मित्रों, ममता बनर्जी ने एक भी मौका ऐसा नहीं गंवाया है जब कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को अपमानित किया जा सके। आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी का बयान क्या था? पश्चिम बंगाल के अलावे इंडिया अलायंस के साथ हम गठबंधन करने को तैयार है। पश्चिम बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, एक भी सीट सीपीएम को देने को तैयार नहीं है। सच है या गलत है? इस विधानसभा चुनाव में कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल का एक खेमा ममता बनर्जी से गठबंधन करने की मांग कर रहा था, तो माना यह जाता है कि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अगर लड़ना है तो 2 विधानसभा सीटें ममता बनर्जी छोड़ने को तैयार है। आप अनुमान लगा लीजिए, क्या दो विधानसभा सीट पर समझौता करके कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में जीवित रह सकती है? और दूसरी बात, साथ ही अभी 15 दिन के अंदर ममता बनर्जी का रैलियों में भाषण, इस बार चुनाव जीतने के बाद मैं दिल्ली कूच करूंगी, ममता बनर्जी का बयान है ना। दिल्ली कूच का मतलब क्या होता है? अगला पॉइंट आप याद कीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की दिल्ली बैठक में राहुल गांधी का खेल खराब करने के लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का शिगुफा चल दिया था। दलित प्रधानमंत्री का चर्चा लेकर आ गए थे बीच में। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने का चाल चला था, याद है? ये सब किसके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं? राहुल गांधी के रास्ते में। दरअसल जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अधिकतर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब के सब याद रखिए मित्रों, हर वक्त चाहेंगे कि केंद्र में किसी ऐसी पार्टी की सरकार बने। अगर बीजेपी को हराना है, अगर बीजेपी के बाद, मोदी के बाद अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने विपक्ष का, तो वो कोई क्षेत्रीय दल का नेता बने, ऐसी पार्टी का नेता बने जिसकी सदस्य संख्या 30-40 से ज्यादा नहीं हो, मतलब जिसे अपनी अपनी उंगलियों पर नचाया जा सके। याद कीजिए आप देवगौड़ा का सरकार का कार्यकाल, याद कीजिए इंद्र कुमार गुजराल सरकार का कार्यकाल, याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का 1998 से 99 तक का कार्यकाल, याद कीजिए वाजपेयी का 1999 से लेकर 2004 तक का कार्यकाल। याद है या नहीं याद है? यहां तक कि 181 और 183 सदस्य वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कई बार नतमस्तक होते थे अपने गठबंधन के सहयोगियों के कदमों में। क्यों? सरकार बचाना है तो चंद्रबाबू नायडू की बातें माननी पड़ेगी, सरकार बचाना है तो जयललिता की बातें माननी पड़ेगी। सरकार बचानी है मतलब सरकार चलती नहीं है, सरकार बचती है। आप याद कीजिए मनमोहन सिंह का भी वह बयान, जब ए राजा के मुद्दे पर, 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि गठबंधन सरकार में कुछ बाध्यताएं होती हैं, गठबंधन सरकार में कुछ आजादी देनी पड़ती है। मतलब इसीलिए जितने भी क्षत्रप हैं, आज विगत 2 महीने के अंदर देखिए अखिलेश यादव के बयान, ममता बनर्जी की प्रशंसा में रत हैं, मस्त हैं, नहीं चाहते। क्योंकि राहुल, अगर वोट बैंक की भी बात करें तो राहुल गांधी से खतरा है अखिलेश यादव को कि कल को उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन से अलग होकर अपनी राजनीति करने का प्रयास किया तो अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी से नुकसान होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते पर अपना पैर खड़ा होने का कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया तो बिहार में तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। अगर अपने बलबूते पर पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ी तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को दिक्कत होगी। पूरी ताकत से कांग्रेस ने आधी ताकत से लड़ाई लड़ी दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो देखा आपने आम आदमी पार्टी की सरकार हवा हो गई।
कांग्रेस का वोट शेयर 4 से 6% पर पहुंचा दिल्ली विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी हवा। तो कांग्रेस के आगे बढ़ने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होने की संभावना है। लेकिन ममता बनर्जी अगर पीएम भी बन गई, ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी बन गई, तो अखिलेश यादव को क्या नुकसान होगा भाई? अरविंद केजरीवाल को क्या नुकसान होगा? तेजस्वी यादव को क्या नुकसान होगा? और क्या ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव को कोई फायदा है? ममता बनर्जी से अखिलेश यादव का कोई फायदा है? नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी से कोई फायदा होगा पीएम बनने से भी, या पीएम मटेरियल बनने से, या पीएम कैंडिडेट बनने से? कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी से सबको फायदा भी होगा, सबको नुकसान भी होगा, इसलिए राहुल गांधी की बातें माननी पड़ेगी। लेकिन अगर राहुल गांधी के बदले, मतलब कांग्रेस के नेता के अलावे अगर कोई भी छत्रप अगर प्रधानमंत्री का दावेदार या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या प्रधानमंत्री बन जाता है अगर, तो ये सब जितने छत्रप हैं, क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, सब अपने अपने राज्यों में प्रधानमंत्री से अधिक ताकतवर होंगे। एमके स्टालिन अधिक ताकतवर होंगे तमिलनाडु में किसी प्रधानमंत्री से। अखिलेश यादव, अगर ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट या पीएम बन जाती हैं, तो अखिलेश यादव को सीटें नहीं बांटनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। ममता बनर्जी को सीट देने, ममता बनर्जी मांगेगी ही नहीं सीट। सच है ना? इसीलिए मित्रों, मैंने कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी कम खतरा है, क्योंकि बीजेपी से ही मुकाबला है। बीजेपी कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कांग्रेस का और ना आज तक बिगाड़ा है बीजेपी ने। कांग्रेस केवल और केवल क्षेत्रीय दलों के कारण अपना नुकसान किया है कांग्रेस पार्टी ने। आज आप देश के अधिकतर राज्यों में देख लीजिए, हर राज्य में कांग्रेस का वोट बैंक कहां गया? बीजेपी के पास गया है? नहीं। कांग्रेस का वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ है। कांग्रेस का वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। मैक्सिमम बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ है। कांग्रेस का वोट बैंक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है। अब कांग्रेस का वोट बैंक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को के साथ जाने को तैयार है। कांग्रेस का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के साथ है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो। कांग्रेस ने क्यों समर्थन किया इन लोगों का? केवल एक कारण से। मैंने कई बार कहा है मित्रों, केवल एक कारण से, कि भाई बीजेपी को रोकना है। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया 2013 में। 1997 में राबड़ी देवी का समर्थन कर दिया बिहार में। मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश में समर्थन कर दिया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। कांग्रेस को क्या मिला? कांग्रेस को तो कुछ नहीं मिला। तो कांग्रेस ये कह सकती है कि हमने राष्ट्रहित में फैसला लिया, तो ये थेथराई होगा। सुन लीजिए, थेथराई होगा। मैं तो लाख बेलाख बोलता हूं, चूंकि मेरा मानना ऐसा है मित्रों कि भारत जैसे बड़े राजनीतिक लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए इस देश में कम से कम 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने चाहिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, अगर तीसरा हो, चौथा हो तो और अच्छा। समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी अगर राष्ट्रीय दल बने तो स्वागत है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी अगर क्षेत्रीय दल बनकर काम करती है और कहती है कि पश्चिम बंगाल के लोगों का है, पश्चिम बंगाल में कोई बिहारी नहीं आ सकता, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली देगी ममता बनर्जी। अगर गुजरातियों को गाली देती है ममता बनर्जी, मारवाड़ियों को गाली देती है, कहती है कि ये बंगाल को लूटने आए हैं, तो इससे मुझे आपत्ति है और होना चाहिए। क्योंकि इस देश की एक एक इंच मिट्टी, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, चाहे कच्छ हो गुजरात का, या कामाख्या का मंदिर हो, इस देश के 140 करोड़ से अधिक आबादी का हर इंच पर कब्जा है, हर इंच पर बपौती है इस देश के लोगों का। चाहे वो बंगाल हो तो बंगाल में बिहारियों का भी हिस्सा है और बिहार पे भी बंगालियों का हिस्सा है। तमिलनाडु है तो तमिलनाडु के लोगों का भी पश्चिम बंगाल में हिस्सा है और बंगालियों का भी तमिलनाडु में हिस्सा है ना? यह है भारत। असली भारत यह है।
और इस भारत के लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए, इस देश को एक बना के रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इस देश में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। इसीलिए इस बात की पूरी आवश्यकता है कि इस देश में कांग्रेस मजबूत हो। और कांग्रेस तब मजबूत होगी मित्रों जब कांग्रेस जनभावना का ख्याल रखेगी। और जनता, इस देश की जनता, मित्रों कांग्रेस को नुकसान होने का एक और कारण मैं बता रहा हूं आपको। कांग्रेस ने जनभावना का ख्याल नहीं किया है। कांग्रेस केवल एक चीज सोचती रही कि मुझे बीजेपी को रोकना है। लेकिन एक उदाहरण बता दीजिए, मैं तो कई बार पूछ चुका हूं मित्रों अपने दर्शकों से, आपसे आज फिर पूछ रहा हूं, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे होंगे, आप एक राज्य ऐसा बताइए जहां पर कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किसी क्षेत्रीय दल का समर्थन किया है और उस राज्य में बीजेपी को कांग्रेस रोकने में सक्षम हुई हो। एक राज्य का नाम बता दीजिए। मुझे तो 1 इंच जमीन नहीं दिखी है भारत में जहां कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी क्षेत्रीय दल का समर्थन किया और बीजेपी को रोकने में सक्षम हुई। उल्टा कांग्रेस वहां से खुद समाप्त होती गई। सच है या गलत है? तो कांग्रेस कमजोर हुई है खुद के कारण, इसलिए कि कांग्रेस ने जनभावना को नहीं समझ पाई है। इस देश के, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, एक बहुत बड़ी आबादी है मित्रों जो कभी भी क्षेत्रीयता में भरोसा नहीं करता, क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करता। लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनको तो कहना पड़ेगा ना, उनको तो कहना पड़ेगा कि तमिलनाडु में जो हिंदी का विरोध करेगा, मतलब हिंदी छोड़ दीजिए आप, किसी भी भारतीय भाषा का विरोध करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। अगर बिहार में भी किसी ने, पश्चिम बंगाल में भी किसी ने अगर तमिल का विरोध किया, अगर तेलुगु का विरोध किया, अगर मलयालम का विरोध किया, उसे भी माफ नहीं करेंगे। और तमिलनाडु में भी देश की अन्य भाषाओं का विरोध करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यह बात सबको कहनी पड़ेगी। तो फिर राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? राष्ट्र की भावना का प्रतिनिधित्व करना। और अब जब क्षुद्र स्वार्थ के लिए आप जब क्षेत्रीय भावना उकसाने का प्रयास करेंगे तो उस क्षेत्रीय भावना उकसाने के चक्कर में आप खुद अपनी सीमा को छोटा करते हैं। यह सच्चाई है। इसीलिए राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मित्रों, केरल में तो चुनाव संपन्न हो गया, असम में चुनाव संपन्न हो गया, अब सबसे बड़ा दांव लगने वाला है। तमिलनाडु में चुनाव बचा हुआ है, पश्चिम बंगाल में बचा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रिक जो राहुल गांधी का लगा हुआ है वो बंगाल में। बंगाल में एक ही शर्त पर 2029 में राहुल गांधी मजबूत होंगे। ममता बनर्जी को सत्ता में अपने बलबूते आने से रोकना होगा। अगर ममता बनर्जी को राहुल गांधी नहीं रोक पाए सत्ता में आने से अपने बलबूते पर, तो याद रखिए 2029 में बीजेपी नहीं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अभी तो तेजस्वी यादव देख रहे हैं ना, तेजस्वी यादव केरल में किसके साथ लड़ रहे हैं चुनाव? एलडीएफ के साथ, यूडीएफ के साथ नहीं है। यूडीएफ के साथ चुनाव नहीं लड़े हैं, एलडीएफ के साथ लड़े हैं। सच है या गलत? इसीलिए अगर राहुल गांधी के 2029 में प्रधानमंत्री पद की संभावनाओं को जीवित रखना है, ममता बनर्जी जो राहुल गांधी के रास्ते में सबसे बड़ी कांटा है, उनको रोकना है, तो अपने बलबूते पर ममता बनर्जी को सरकार बनाने से राहुल गांधी को रोकना होगा एट एनी कॉस्ट। इफ ही फेल्स अगेन ही विल बी ए लूजर। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।